आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आर्थिक घटनाक्रम के टॉपिक को शुरू करते हैं। इसके पहले दोस्तों हम लोग इस मैगजीन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप सभी वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और इसके सभी प्रश्नों को डिटेल से कवर करते हैं। आइए सीधे प्रश्नों को देखते हैं। चलिए आर्थिक घटनाक्रम के पहले पॉइंट को देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न स्थिति यानी श्रेणी 1 से सम्मानित किया गया? तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट देखते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक, कब तक? तो मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है? तो भारत का कुल विदेशी ऋण $663.8 बिलियन हो गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रिजर्व बैंक के द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी ऋण मार्च 2024 तक कितना हो गया है? तो $663.8 बिलियन हो गया है। मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो यह भारतीय स्टेट बैंक बना है। ध्यान रखिएगा, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक भारतीय स्टेट बैंक बना है। IIBX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की बात करें दोस्तों, तो भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है। यह भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है जिसे 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया। जून 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो भारत का विकास दर 6.6% अनुमान लगाया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किस रिपोर्ट के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इससे ध्यान रखिएगा। यहाँ विश्व बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट का अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की विकास दर वर्ष 2025 तक कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.6% रहने का अनुमान है। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो यह सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त होता है? तो सिंगापुर से प्राप्त होता है। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में RBI द्वारा मोबाइल वैलेंट साइलेंस प्रदान किया गया, तो जुपिटर को प्रदान किया गया है। 4 मार्च 2024 को कहां पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन हरियाणा के हिसार में किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन हरियाणा के हिसार में किया गया है। हाल ही में किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है? तो यह सेबी ने जीता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार सेबी ने जीता है। मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई है? तो इसकी कुल 3 करोड़ घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ आवास के निर्माण की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें दोस्तों, तो प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी और इस योजना के तहत विगत 10 वर्षों में 4.21 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया है। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई थी? तो वर्ष 2015 में। इससे याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है। जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है? तो यह मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने प्रस्तुत किया है। हाल ही में मर्सर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार
प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो मुंबई को घोषित किया गया है। किस रिपोर्ट के द्वारा यह घोषित किया जा रहा है? तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, मर्सर के द्वारा प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर मुंबई को घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है? तो यह फिलीपींस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिलीपींस के न्यायालय ने गोल्डन राइस, किस राइस की बात किया जा रहा है? गोल्डन राइस की। ठीक है, गोल्डन राइस की व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दिया है। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया है। जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, मोबाइल सारथी 2.0 सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा? तो वर्ष 2030 तक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का ई कॉमर्स बाजार कंपनी वर्ष 2030 तक $325 बिलियन तक पहुंच जाएगा, इससे ध्यान रखिएगा। 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, कौन सा क्रेडिट कार्ड? तो पिक्सेल लॉन्च किया है? तो यह HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फ़ोनपे ने किस देश में UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सुविधा लॉन्च की है? तो इसे श्रीलंका में लॉन्च की है। अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो इसमें राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा। 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की? तो 2.11 लाख करोड़ रुपए के भारत सरकार को लाभांश के रूप में हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की है। किसके द्वारा मंजूरी यह प्रदान की गई है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, इससे ध्यान रखिएगा। गेल इंडिया लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश के विजयपुर में शुरू किया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये उत्तर प्रदेश रहा है। मई 2024 के आखिरी सप्ताह में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग्स एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है? तो यह S&P ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी ने किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में 111 अरब डॉलर धनराशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन रहा है? तो यह भारत रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2022 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में शीर्ष देश है, इससे ध्यान रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा है? तो ये चीन रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है इसमें? तो चीन है, इसे ध्यान रखिएगा। चेन्नई स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रो टेक्नोलॉजी ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है? तो सिक्योर IoT लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में सिक्योर IoT नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है।
हाल ही में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बजाज फाइटर के नाम से। वह देश जहां से मई 2024 के आखिरी सप्ताह में आरबीआई द्वारा 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाया गया, तो ब्रिटेन से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। आरबीआई के द्वारा मई 2024 में 100 टन से अधिक सोना ब्रिटेन से भारत वापस लाया गया है। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कहाँ पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया है? तो चेन्नई में शुरू किया है। ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किसने शुरू किया है, किस कंपनी ने? तो इससे ध्यान रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री ने। ये देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है जिसका निर्माण चेन्नई में किया जा रहा है, इससे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा 30% योगदान इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा है? तो यह तमिलनाडु है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तमिलनाडु देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? तो ये पारादीप बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है, इससे भी ध्यान रखिएगा। जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए का हो गया है? तो ये 70.47 लाख करोड़ का हो गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आरबीआई के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08% से बढ़कर 70.47 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ द्वारा वर्ष 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर अनुमान क्या है? तो इसकी बेरोजगारी दर अनुमान 4.9% है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा 2024 के लिए वैश्विक बेरोजगारी दर का अनुमान 4.9% है। अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा प्रदान किया गया? तो रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को। एईओ यानी अधिकृत आर्थिक संचालन दर्जा मिलने के बाद आयात निर्यात प्रक्रिया सरल हो जाती है, क्योंकि कार्गो रिलीज का समय कम हो जाता है, साथ ही बैंक गारंटी में 50% तक कमी आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं, अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा जिस कंपनी को मिलता है उसका आयात निर्यात प्रक्रिया सरल हो जाती है। तो अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा हाल ही में किसे दिया गया है दोस्तों? तो रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को दिया गया है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को यानी ग्रिड इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी कौन बनी है? तो यह रिलायंस जियो बनी है। ठीक है, अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी है? तो यह कंपनी फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी बनी है, यानी सिट्रोन बनी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन बनी है। जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो यह एनवीडिया कॉर्प बनी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एनवीडिया कॉर्प ये अमेरिका की कंपनी है जो एप्पल को पीछे छोड़ ये दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। वहीं सबसे मूल्यवान कंपनी की बात करें दोस्तों तो दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, इससे ध्यान रखिएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी है और दूसरा दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया है, जिसका मार्केट कैप
5 जून 2024 को $3.06 ट्रिलियन से अधिक था। वहीं दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसकी बाजार वैल्यू $3.10 ट्रिलियन है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है, तो आपका जवाब होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट। ये एग्जाम में कई बार पूछा है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चुना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेंट्रल बैंक ने केंद्रीय बैंक पुरस्कार 2024 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना है। अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो मनोज पांडा को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2024 में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में 24 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण में के मामले में भारत की विश्व में रैंक चौथी है। तो भारत विश्व में तीसरी रैंक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पे है। बात करें पहले स्थान की, तो पहले स्थान पे यूएसए है, वहीं दूसरे स्थान पे चाइना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाइना दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे अपना इंडिया आता है, इससे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में यूएसए पहले स्थान पे है, चाइना दूसरे और भारत तीसरे स्थान पे आता है, इससे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? तो घाना में लॉन्च किया है, इससे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 7 जून 2024 को आरबीआई द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया? तो 6.5% पर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया है। वह राज्य से जिसके माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को मार्च 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया। तो असम के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की है? तो अनाज भंडारण योजना की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की शुरुआत की गई है। 12 फरवरी 2024 को किन दो देशों के ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है? तो यह श्रीलंका और मॉरिशस ने लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका और मॉरिशस ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया? तो 13 फरवरी 2024 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब लॉन्च किया गया? 13 फरवरी 2024 को। फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की है? तो यह ग्रो पहल को शुरू करने की घोषणा की है। ग्रो पहल यानी दोस्तों ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री के रूप में शुरू करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई है? तो इससे जुड़े ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और उच्च यातायात घनत्व गलियारा, ये 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट में की गई है। पिछले दिनों ओडिशा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना लाभा यानी लघु बना जाति द्रव्य क्रय शुरू किया है? तो लघु वन उपज के लिए शुरू किया है। अंतरिम बजट
2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय राशि कितनी रखी गई थी? तो 11.11 लाख करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि 11.11 लाख करोड़ रखी गई थी। 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया? तो 3 करोड़ कर दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी कौन बनी है? तो ओला इलेक्ट्रॉनिक बनी है। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस IAS अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेंथिल पांडियन को जिनेवा में स्थित विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है? तो 2027-28 तक बढ़ा दी है। 19 जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का परिसर बेंगलुरु में किया है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इको मार्क ग्लोबल को पेश किया है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात ने पेश किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा यानी इको मार्क ग्लोबल को पेश किया है। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित, कहाँ पे? तो हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम क्या थी? तो इसकी थीम अमृतकाल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना, इसकी थीम थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। विंग्स इंडिया एक्सपो 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। कब से कब? तो 18 से 21 जनवरी के बीच किया गया। और विंग्स इंडिया @24 एक्सपो ये एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र का आयोजन है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो यह हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स बनी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय फर्म हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ हम लोग आर्थिक घटनाक्रम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी को कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुरस्कार से संबंधित टॉपिक को करेंगे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।